कर इतना गुरूर सूरत पे है। साल 1993 जब शादियों के सामियाने से लेकर ऑटो रिक्शा के लाउड स्पीकर्स तक सिर्फ एक ही गाना गूंजता था। कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं न जी सकूं। ये गाना है डायरेक्टर जे ओम प्रकाश की साल 1993 में आई इमोशनल कल्ट क्लासिक फिल्म आदमी खिलौना है का, जिसमें रखी गई एक बहुत ही फेमस कव्वाली, मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी शादगी पे मरते हैं। उस समय आलम ये था कि लोग अपने हाथों में रूमाल बांधकर सिनेमा हॉल में इस कव्वाली को सुनने के लिए जाते थे और फिल्म में जब ये कव्वाली शुरू होती थी तो लोग पर्दे पर खुले पैसे फेंकते थे और अपनी सीट पर खड़े होकर हाथों में रूमाल बांधकर इस कव्वाली के मजे लेते थे। खासकर से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी जगहों पर तो इसका अलग ही क्रेज था और उस समय कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वालों का इस बारे में ये कहना था कि कई लोग तो फिल्म के केवल 2 गाने सुनने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ये दोनों ही गाने थे बहुत जताते हो चाहे हमसे और मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना। आदमी खिलौना है एक बेहतरीन फिल्म रही जिसमें कई मानवीय रिश्तों और संवेदनाओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें दिखाया है और सारे कलाकारों ने इसमें इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी है कि अगर आप आज भी ये फिल्म देखेंगे तो आपके अंदर ये हजारों इमोशंस जगा देगी। और भले ही आप कितने भी स्ट्रांग हों, लेकिन फिल्म के कई सीन और डायलॉग्स ऐसे थे जिनको सुनते टाइम पर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। और 90s की ज्यादातर फिल्मों की खास बात यही थी, जिन फिल्मों में बेहतरीन गाने सुनने के लिए मिलते थे और इमोशंस तो इतने ज्यादा थे कि फिल्म देखते टाइम पर हम इन फिल्मों से भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं और एक पल के लिए हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये हमारे आसपास की ही कोई कहानी हो या हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। तो उस समय की फिल्मों की ये इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी और यही एक रीजन है कि आज भी ये फिल्में लोग देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुख इस बात का है कि आज के टाइम पर फिल्मों में टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा है, लेकिन फिल्मों से ऐसे मानवीय रिश्ते और ऐसी संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म ही होती जा रही हैं। खैर, ये फिल्म तो आपने और आपके परिवार ने ना जाने कितनी बार देखी होगी और इसके गाने भी सुने होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़ी ऐसी कई बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 सितंबर साल 1993 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था एक और बड़ी फिल्म के साथ में। ये फिल्म थी ऋषि कपूर, श्रीदेवी जी और अनिल कपूर की फिल्म गुरुदेव, जिसको जाने माने एक्टर विनोद मेहरा ने डायरेक्ट किया था। एक्चुअली विनोद मेहरा के द्वारा डायरेक्ट की गई उनके करियर की ये एकमात्र फिल्म थी और साल 1990 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में इस आधी बची हुई फिल्म को उनके दोस्त राज सिप्पी ने डायरेक्ट किया था और इसको 1993 में रिलीज किया। तो उस समय बॉक्स ऑफिस पर आदमी खिलौना है और गुरुदेव ये दोनों ही फिल्में टकराई थीं, जिनमें से आदमी खिलौना है ने बाजी मारी। इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, रीना रॉय, गोविंदा, मीनाक्षी शेषाद्री, लक्ष्मीकांत बेर्डे, शोलभा देशपांडे, सुष्मिता मुखर्जी, अंजन श्रीवास्तव और दलीप ताहिल। ये पारिवारिक रिश्तों की कहानी तैयार की थी डॉक्टर अचला नागर ने और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर जे ओम प्रकाश जी ने, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े और नामी ग्रामी डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने 60s, 70s और 80s में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और जे ओम प्रकाश जी की फिल्मों की खास बात ये रही कि उनकी फिल्मों में एक्शन और मारधाड़ से ज्यादा मानवीय रिश्तों की कहानी देखने के लिए मिली। जहां उनके द्वारा डायरेक्ट की गई ज्यादातर फिल्मों में हमें ऐसे उलझे हुए रिश्ते देखने के लिए मिले जिन फिल्मों को देखते टाइम पर लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे और कई लोग तो रोने ही लगते थे। खासकर से जितेंद्र और राजेश खन्ना के साथ में उन्होंने अपने करियर में ऐसी कई बेहतरीन और यादगार फिल्में बनाई। जैसे राजेश खन्ना के साथ में उन्होंने आपकी कसम, आक्रमण, आशिक हूँ बहारों का और आखिर क्यों जैसी फिल्में बनाई, तो वहीं जितेंद्र के साथ उन्होंने अपनापन, आशा, अपना बना लो, अर्पण और आदमी खिलौना है जैसी फिल्में बनाई। जे ओम प्रकाश जी जाने माने एक्टर ऋतिक रोशन के सगे नाना हैं और जे ओम प्रकाश जी के दामाद हैं राकेश रोशन। वो बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं और उनकी ज्यादातर फिल्मों के टाइटल ए या डबल ए से ही शुरू होते हैं, जैसे आस का पंछी, आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, आंखों आंखों में, आपकी कसम, आशा, अर्पण, आदमी और अप्सरा, आदमी खिलौना है और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में रही जिनके टाइटल ए और डबल ए से ही शुरू थे। एक्चुअली उन्होंने जब साल 1961 में अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी आस का पंछी, जो सिल्वर जुबली रही थी, तभी से उन्हें लगने लगा था कि ए और डबल ए जो वर्ड है वो उनकी फिल्मों के लिए लकी है। इसी वजह से उन्होंने अपनी लगभग हर एक फिल्म का टाइटल ए और डबल ए से ही रखा
और 1993 में आई उनकी फिल्म आदमी खिलौना है भी उनकी उसी सीरीज का टाइटल था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था उनकी पत्नी पद्मा रानी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी फिल्म युग प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले। एक्चुअली में जे ओम प्रकाश जी को ये फैमिली ड्रामा कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई जहां पर एक औरत अपनी देवरानी को अपना खुद का बच्चा दे देती है क्योंकि उसे बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि उसने अपना बच्चा देकर गलती कर दी है और वो अपना बच्चा वापस ले लेती है। और इसी कड़ी में हमें एक परिवार के सारे रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। इस कहानी पर पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया गया और जे ओम प्रकाश जल्द से जल्द इसको डायरेक्ट करने का प्लान बनाने लगे, जहां सबसे पहले वो इसका टाइटल खिलौना रखने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ये टाइटल उस समय उन्हें नहीं मिल पाया। एक्चुअली आपको बता दें कि खिलौना टाइटल के नाम से एक फिल्म इसके पहले साल 1970 में रिलीज हुई थी, जिसमें भी हमें जितेंद्र नजर आए थे। उनके अलावा संजीव कुमार और मुमताज भी इसमें नजर आए थे। खैर उस समय ये टाइटल तो एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसी समय इस टाइटल को किसी और ने रजिस्टर करवा लिया था और खिलौना टाइटल के नाम से आदित्य पांचोली और अयूब खान को लेकर एक फिल्म बनी थी। हालांकि ये फिल्म साल 1996 में रिलीज हो पाई थी। तो जे ओम प्रकाश जी को खिलौना टाइटल नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने इसका टाइटल बदलकर आदमी खिलौना है रखा, जिस टाइटल का मतलब काफी गहरा था और कहीं ना कहीं यही जिंदगी का सच है कि आदमी खिलौना ही तो है और क्या है, क्योंकि आदमी अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल एक खिलौने की तरह नाचता ही रहता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, नचाने वाला तो ऊपर वाला है। तो ये फिल्म का टाइटल डिसाइड हो गया और सबसे पहले जे ओम प्रकाश ने अपने फेवरेट एक्टर जितेंद्र को ही इसके लिए अप्रोच किया और जितेंद्र उस समय इसकी कहानी सुने बिना ही इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें जे ओम प्रकाश जी के ऊपर इतना भरोसा था। खैर जे ओम प्रकाश ने उन्हें बैठाकर इसकी पूरी कहानी सुनाई, उनके किरदार के बारे में बताया। उनके छोटे भाई शरद के रोल में एक समय अविनाश वाधवान और चंकी पांडे के नामों के ऊपर भी विचार किया गया, जो दोनों भी उस समय कई फिल्में कर रहे थे। लेकिन फाइनली जितेंद्र ने जे ओम प्रकाश जी को गोविंदा का नाम रिकमेंड किया, जो इसके पहले जितेंद्र के साथ में कई फिल्मों में काम कर चुके थे। और जे ओम प्रकाश जी जब गोविंदा से मिले तो उन्होंने गोविंदा को ये बेसिक कहानी सुनाई, उनके रोल के बारे में बताया और उन्हें इसके लिए फाइनल कर दिया। ये फिल्म गोविंदा ने उस समय साइन की थी जब वो अपने करियर में ज्यादातर एक्शन फिल्में ही कर रहे थे और हर दूसरी फिल्म में गोविंदा हमें या तो डांस करते हुए या एक्शन करते हुए ही नजर आ रहे थे। तो उनकी इमेज के बिल्कुल ही अपोजिट उन्हें फिल्म आदमी खिलौना है में ये रोल दिया गया था। एक्चुअली उस समय तक गोविंदा कुछ ऐसी इक्का दुक्का पारिवारिक फिल्मों में काम कर चुके थे, जैसे स्वर्ग और भाभी। तो इस तरह से गोविंदा इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। इसमें वो जितेंद्र के छोटे भाई बने हुए थे। वैसे आपको बता दें कि जितेंद्र के साथ में इसके पहले भी गोविंदा कई फिल्मों में काम कर चुके थे, जैसे कि फिल्म आसमान से ऊंचा में भी वो हमें जितेंद्र के साथ में नजर आए थे, लेकिन इसमें वो उनके बेटे बने हुए थे। गोविंदा के साथ में जोड़ी बनी मीनाक्षी शेषाद्री की और इस रोल के लिए किसी और को अप्रोच भी नहीं किया गया था। और सबसे आखिरी में इससे जुड़ी थी रीना रॉय। आपको बता दें कि पहले रीना रॉय जी की जगह पर डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया गया था, जहां डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म की कहानी सुनी, अपने किरदार के बारे में सुना और उन्हें ये पसंद भी आया था और वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थी। लेकिन जब फीस की बात आई तो डिम्पल कपाड़िया ने इसके लिए अपनी फीस काफी ज्यादा बताई, जो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश देने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से डिम्पल कपाड़िया ने इसमें काम नहीं किया और फाइनली इससे रीना रॉय जुड़ी, जिनकी जोड़ी जितेंद्र के साथ में 70s और 80s में लोगों ने काफी पसंद की थी। और ये रीना रॉय जी की कमबैक फिल्म थी। आपको बता दें कि साल 1982 में उनकी मोहसिन खान से शादी हो जाने के बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन आगे चलकर साल 1992 में उनका डिवोर्स हो गया था और इसके बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना दोबारा से शुरू कर दिया था। यहाँ पर आपको बताते चले कि फिल्म आदमी खिलौना है के पहले जितेंद्र और रीना रॉय को एक और फिल्म के लिए साइन किया गया था, जो फिल्म लगभग 1990 और 91 के आसपास बनने वाली थी। खैर ये फिल्म तो नहीं बन पाई थी, लेकिन इसके बाद में जितेंद्र और रीना रॉय को फिल्म आदमी खिलौना है के लिए साइन किया गया था। यहाँ पर जब रीना रॉय ने कई सालों के बाद अपना कमबैक किया तो रीना रॉय को ये लग रहा था कि उनका वजन काफी बढ़ गया है और ऐसा ना हो कि इस बढ़े हुए वजन के साथ में ऑडियंस उन्हें देखना पसंद ना करे। खैर उनके बढ़े हुए वजन से डायरेक्टर जे ओम प्रकाश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसमें उनका रोल ऐसा ही था। लेकिन फिर भी रीना रॉय इसमें थोड़ी स्लिम दिखना चाहती थी, तो उन्होंने डायरेक्टर से 1 महीने की परमिशन मांगी और लगभग 1 महीने में उन्होंने अपना काफी वजन कम कर लिया था और रीना रॉय हमें कुछ इस तरह से इसमें नजर आई थी। एक्चुअली में रीना रॉय ने जे ओम प्रकाश के साथ में इसके पहले भी अपनापन, आशा और अर्पण जैसी कई फिल्मों में काम किया है। खैर ये फिल्म और इसके गानों को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन आपको बता दें कि जिस समय जितेंद्र और गोविंदा इसमें काम कर रहे थे उस समय जितेंद्र का करियर अपने ढलान पर था और गोविंदा का करियर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था।
तो जब सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगी तो लोग जितेंद्र की वजह से कम और गोविंदा की वजह से ज्यादा ये फिल्म देखने के लिए आए। उस समय तक गोविंदा के एक्शन और डांस की वजह से उनके कई फैंस बन चुके थे और जब गोविंदा की ये फिल्म रिलीज हुई और उन्होंने ये फिल्म देखी तो इसमें गोविंदा का ये रोल उनकी इमेज के बिल्कुल ही अपोजिट था, लेकिन फिर भी उनके फैंस को ये फिल्म पसंद आई और धीरे धीरे फिल्म की माउथ पब्लिसिटी कुछ ऐसी हुई कि आगे चलकर लोग फैमिली के साथ में ये फिल्म देखने के लिए जाने लगे थे। और फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी थी जिससे हर कोई रिलेट कर पा रहा था, चाहे बड़े हों, महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों। और ये फिल्म सफल भी रही थी। लेकिन आदमी खिलौना है जे ओम प्रकाश के द्वारा डायरेक्ट की गई उनके करियर की कुछ आखिरी बड़ी फिल्मों में से एक रही। इसके बाद में जे ओम प्रकाश ने किसी भी बड़ी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल को डायरेक्ट किया और आखिरी में उन्होंने साल 2001 में राहुल रॉय के साथ में अफसाना दिलवालों का को डायरेक्ट किया था, जो फिल्म नहीं चल पाई थी। और इसके बाद में जे ओम प्रकाश ने किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था नदीम श्रवण ने, लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इसके गाने सारे कमाल थे। जहां इसकी ऑडियो कैसेट में हमें टोटल 8 गाने सुनने के लिए मिले थे। ये गाने थे बहुत जताते हो चाहे हमसे, मत कर इतना गुरूर, बुलबुल ने भी, मेहंदी लगाने की रात, तू जो मिलेगी ना हमको और इसके टाइटल सॉन्ग आदमी खिलौना है के टोटल 3 वर्जन इसमें रखे गए थे। जहां इसके एक वर्जन में आवाज थी अलका याग्निक जी की और इसके 2 वर्जन गाए थे पंकज उदास ने। पंकज उदास और अलका याग्निक की आवाज में ही फिल्म की ये कव्वाली मत कर इतना गुरूर को रिकॉर्ड किया गया था, जो एक बेहतरीन कव्वाली थी। और इस कव्वाली में गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री की केमिस्ट्री भी जबरदस्त लगी थी। और जिस तरह से इन्होंने इसको पर्दे पर उतारा था वो देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि सच में ये कोई कंपटीशन चल रहा है। खैर, बॉलीवुड में ये वो समय था जब ऐसी कव्वाली अक्सर कई फिल्मों में हमें सुनने के लिए मिलती रहती थी और लोग इन कव्वाली को एंजॉय भी करते थे। लेकिन आगे चलकर एक समय ऐसा भी आया जब धीरे धीरे ये कव्वाली फिल्मों से गायब ही हो गयी और आज की डेट में तो अब हमें फिल्मों में ऐसी कव्वाली सुनने के लिए कभी मिलती ही नहीं है। इसके और बाकी गानों में मोहम्मद अजीज, कुमार शानू, साधना सरगम और सुदेश भोंसले की आवाजें भी सुनने के लिए मिली थीं। उस समय फिल्म की ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई थी और कई गाने तो उस समय बिना का गीतमाला की टॉप 10 गानों की लिस्ट में भी शामिल रहे। एक्चुअली यहाँ पर आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश जी इसके पहले अपनी ज्यादातर फिल्मों में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही लेते आए थे और ऐसा पहली बार था जब उन्होंने अपनी फिल्म के लिए नदीम श्रवण को साइन किया था। और उन्होंने नदीम श्रवण को गाने की पूरी सिचुएशन बताई और उसके हिसाब से नदीम श्रवण ने इन गानों को तैयार किया और समीर ने इस सिचुएशन के हिसाब से बेहतरीन और मीनिंगफुल लिरिक्स लिखे। एक्चुअली समीर ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास में एक डायरी हुआ करती थी जिसमें वो लगभग एक ही तरह की राइमिंग वाले वर्ड को अक्सर लिखा करते थे और जब भी उन्हें म्यूजिक बनाना होता तो इन वर्डों की राइमिंग को मैच करवा के वो गानों के लिरिक्स लिखते थे। जैसे चाह और निभाह, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरह की मीनिंग वाले शब्द हैं और इससे उन्होंने लाइनें बनाई, बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निभाह हमसे। जैसे निगाह और गुनाह, इससे उन्होंने लाइन बनाई, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे। एक्चुअली ये वो जमाना था जब लड़के और लड़कियां एक दूसरे से निगाह तक नहीं मिलाते थे, निगाहें भी चोरी छुपे मिला करती थीं। तो इसी सिचुएशन को समीर ने इस गाने में बहुत ही खूबसूरती के साथ में लिखा, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे। जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरे साथ में कई बिहारी लड़के भी जाते थे और वो लोग अक्सर इस गाने को जरूर सुनते थे। मतलब ऐसा माहौल सेट हो जाता था कि कॉलेज जाते टाइम पर और आते टाइम पर एक बार तो ये गाना सुनना ही सुनना है। तो एक ये गाना हो गया और दूसरा गाना था वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। ये गाने बहुत ज्यादा सुने हैं। हालांकि ये इस फिल्म का नहीं है लेकिन फिर भी इस गाने को मैंने बहुत सुना है। इसके अलावा इसके टाइटल सॉन्ग आदमी खिलौना है के लिरिक्स तो इतने डीप है कि जो आपके सामने पूरी जिंदगी की सच्चाई ही दिखा देता है। मैं सच बताऊं तो मैंने इस गाने को सबसे ज्यादा सुना है जो करतब दिखाने वाले आते हैं और रोड पर तमाशा करते हैं और सड़क के किनारे लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं तो टेप रिकॉर्डर में उनका ये गाना चालू हो जाता है और एक 8-10 साल की बच्ची 2 डंडों पर बंधी हुई एक पतली सी रस्सी के ऊपर चलती हुई नजर आती है और बैकग्राउंड में ये गाना बजता रहता है। मैंने एक बार नहीं कई बार इस गाने को ऐसी सिचुएशन में बजता हुआ देखा है और ये देखने के बाद और सुनने के बाद सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदमी
और आज भी इस गाने का मतलब इतना डीप है कि किसी भी इमोशनल सिचुएशन में आप इस गाने को डाल दो, ये परफेक्टली मैच हो जाता है। तो उस समय ये ताकत होती थी फिल्म के म्यूजिक कंपोजर और लिरिक्स राइटर की, जहां पूरी फिल्म एक तरफ और फिल्म का म्यूजिक एक तरफ। बात करें इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो फिल्म के ज्यादातर सीन फिल्म सिटी और फिल्मालय में शूट किए गए हैं। इसके अलावा इसके बेहतरीन गाने बहुत जताते हो चाहे हमसे को महाबलेश्वर में शूट किया गया है। इसमें नजर आने वाली मीनाक्षी शेषाद्री जी आज के टाइम पर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और अपने पुराने फेमस गानों की रील बनाकर वो अपलोड करती ही रहती हैं। तो एक ऐसी ही रील उन्होंने इस गाने के ऊपर भी बनाकर शेयर की थी, जहां पर उन्होंने फिल्म के बारे में कुछ बातें भी बताई। उन्होंने फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि फिल्म के लगभग सारे सीन शूट हो चुके थे, इसके केवल गाने बचे हुए थे। तो 1993 के स्टार्टिंग में इसके गानों की शूटिंग फिल्म सिटी में चल रही थी। उस समय 1993 में मार्च के महीने में मुंबई में बम ब्लास्ट भी हुए थे। पूरे मुंबई शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। उसी समय फिल्म आदमी खिलौना है के गानों को फिल्म सिटी में शूट किया जाना था। तो मीनाक्षी शेषाद्री जी ने बताया कि उस समय सड़कें बिल्कुल खाली होती थीं, जगह जगह पर पुलिस का पहरा होता था। तो उस समय पूरे शहर में ऐसी तनाव भरी स्थिति थी, लेकिन ऐसे में भी मीनाक्षी शेषाद्री अपने घर से स्टूडियो जाती थीं। और उस समय उन्होंने देखा कि उतनी ज्यादा पब्लिक बसें भी नहीं चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जूनियर आर्टिस्ट हैं और फिल्म के क्रू मेंबर्स हैं वो मीनाक्षी शेषाद्री के पहले ही फिल्म के सेट पर पहुंच जाते थे, जो देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि मीनाक्षी शेषाद्री तो चलो अपनी पर्सनल कार से आती हैं, लेकिन ये सारे जूनियर आर्टिस्ट उनसे पहले कैसे पहुंच जाते हैं। जबकि उस समय ना तो इतनी लोकल ट्रेनें चल रही थी और ना ही इतनी लोकल बसें चल रही थी। इसी दौरान मीनाक्षी शेषाद्री ने बताया कि गोविंदा उनके फेवरेट एक्टर रहे हैं और उनके साथ में काम करके उन्हें बहुत मजा आया। उनके साथ में अक्सर फिल्म के सेट पर मस्ती ही होती रहती थी। डायरेक्टर जे ओम प्रकाश जी काफी सख्त और समय के पाबंद डायरेक्टर थे, लेकिन उन दिनों गोविंदा बहुत सारी फिल्मों को साइन किए हुए थे, तो इसके सेट पर भी वो अक्सर लेट ही आते थे। और लेट आकर अक्सर गोविंदा के बहाने बस यही होते थे कि आज ट्रैफिक जाम में फंस गए, आज उनकी गाड़ी पंचर हो गई। हालांकि इसमें उनके साथ में जितेंद्र भी काम कर रहे थे और जितेंद्र हमेशा समय के पाबंद रहे हैं। तो बार बार गोविंदा के ये सेम बहाने सुनने के बाद जितेंद्र अक्सर उनसे बोलते थे कि चीची तुम्हारी कार के टायर अक्सर सुबह ही पंचर क्यों होते हैं? क्या कभी तुम्हारी कार का टायर सेट से घर जाते टाइम पर पंचर हुआ है? और सेट पर जितेंद्र साहब की ये बात सुनने के बाद में खुद गोविंदा हंस पड़ते और पूरे क्रू मेंबर्स भी हंसने लगते। वैसे इसकी कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे रीना रॉय अपने बच्चे को मीनाक्षी शेषाद्री को दे देती हैं, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते ऐसा लगने लगता है कि जैसे रीना रॉय ही विलेन है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोविंदा की गलती थी। जब वो मंदिर का फर्श डलवाने के लिए गोविंदा से बड़ी उम्मीद के साथ में पैसे मांगती हैं, लेकिन गोविंदा उन्हें मना कर देते हैं और बस यहीं पर रीना रॉय टूट जाती हैं कि बड़ी उम्मीदों के साथ में उन्होंने गोविंदा को पढ़ाया लिखाया, अपने पैसे उनके ऊपर लगाए, और जब गोविंदा की नौकरी लग गई तो गोविंदा और चीजों के ऊपर तो पैसे आराम से खर्च कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे को भी 4000 का वीडियो गेम दिला दिया। लेकिन जब मंदिर के फर्श डलवाने की बारी आई और रीना रॉय ने उनसे 11,000 रुपए मांगे तो गोविंदा ने उन्हें मना कर दिया। और फिल्म के इसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रीना रॉय के मन में थोड़ी खटास आने लगती है। मैंने मन्नत मानी थी, जब तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी रघुनाथ जी के मंदिर के आंगन को संगे मरमर का बना दूंगी। 15,000 रुपए वो भी मंदिर के फर्श के लिए? अरे भाभी ये तो पैसा वेस्ट करना हुआ। और बाकी कान भरने का काम तो रीना रॉय की मौसी पहले से ही कर रही थीं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रीना रॉय यहाँ पर गलत नहीं थी। जिस भगवान को वो इतना ज्यादा मानती थीं, जिसके सामने उन्होंने गोविंदा की नौकरी के लिए मन्नत मांगी, उसी मंदिर की फर्श डलवाने के लिए जब उन्होंने गोविंदा से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया और ऊपर से उन्हें ज्ञान देने लगे कि ऐसी फिजूल खर्ची करने से कोई मतलब नहीं है, पैसे बच्चों के एजुकेशन पे लगाओ। जबकि गोविंदा बड़ी नौकरी कर रहे थे, इतने पैसे कमा भी रहे थे, तो अगर वो 11,000 रुपए दे भी देते तो कुछ चला नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिश्तों में खटास लाने की शुरुआत गोविंदा की तरफ से हुई थी। खैर, फिल्म का एक सीन मुझे आज भी याद है, जब गोविंदा रीना रॉय के बच्चे को उन्हें देकर आते हैं और लॉटरी के पैसे भी उन्हें दे आते हैं। और इसके बाद में जब वो घर आकर मीनाक्षी शेषाद्री से मिलते हैं तो पहले हंस के उनसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर गोविंदा भी अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। और इसके बाद में जो हंसते हंसते गोविंदा रोते हैं, तो पर्टिकुलर इस सीन में आपको समझ में आएगा कि गोविंदा किस लेवल के एक्टर हैं। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। हंसो पूनम, अपने दिल को बड़ा रखो मेरी तरह।
ये पूरी फिल्म का एक ऐसा सीन था जिस सीन में गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री के इस दर्द को ऑडियंस ने भी फील किया। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 35 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म आदमी खिलौना है इस साल आई एक हिट फिल्म रही थी और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में 15वें नंबर पर थी। वैसे 1993 में हमें एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली जिनमें आंखें, खलनायक, डर, बाजीगर, दामिनी, गुमराह, तिरंगा, अनाड़ी, लुटेरे, गर्दिश, छतरी और ऐसी और भी कई फिल्में थीं। इसको IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म आदमी खिलौना है से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई थी और इसके गाने मेरे फेवरेट हैं। वैसे ये फिल्म आप लोगों को कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।